मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक आपके डिमांड के अनुसार है, बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही आवश्यक है और केपी ज्योतिष का प्राण है, क्योंकि कार्जेश ग्रह जिस पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, टाइटल का नाम है केपी ज्योतिष में कार्जेश ग्रह की सही समझ कैसे बनाएं। हाउ टू मेक ए परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कार्जेश ग्रह इन केपी एस्ट्रोलॉजी। जी अमित, बार बार कमेंट में, क्योंकि अनेकता में एकता है, बहुत बड़ा देश है, समाज है। हम हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, बहुत से लोग हिंदी भाषी नहीं हैं, फिर भी हिंदी से प्रेम है, हिंदी समझते हैं, लेकिन उतनी विस्तृत जानकारी नहीं है जितनी हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोगों को है। हमारे ही देश में अनेक ऐसे प्रदेश हैं जहां हिंदी तो लोग जानते हैं, लेकिन उसी तरह से जानते हैं जिस तरह से हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोग अंग्रेजी समझते हैं औसत। तो बहुत से मित्र लिखते हैं कि आप बार बार कार्जेश कहते हो, कार्जेश क्या होता है? तो मित्रों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे आग्रह करेंगे कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन आती है उसे जरूर पुश कर दे, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल आप तक पहुंच जाए। मित्रों को शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और सभी लोगों से यह भी अपील है कि चूंकि वीडियो थोड़ा लंबा होता है, वीडियो को पूरा देखें, तभी आपका कॉन्सेप्ट सही होगा, अंडरस्टैंडिंग सही बनेगी। तो मित्रों, वीडियो को आज से अंत तक पूरा देखें और सभी दर्शक मित्रों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं मूल टॉपिक पर मित्रों। कार्जेश ग्रह, आज एक उदाहरण कुंडली हमने दिया है, थोड़ा गणित है, नोटिंग भी आप कर लें, व्याख्यात्मक रहता है, मैं इतना समझाने का प्रयास करता हूं। बहुत से मित्रों की शिकायत रहती है कि जो लिखावट है वो दिखाई नहीं देती। थोड़ा रोटेट करेंगे वीडियो को तो सब दिखाई देगा, और मेरे प्रत्येक बात को अगर ऑडियो बना लेंगे तो सब समझ में आ जाए। तो मित्रों, ये उदाहरण कुंडली है आज 11/4/2019 की। इसमें हमने गोरखपुर के एक जातक का उदाहरण दिया है, यद्यपि उदाहरण है। मान लिया किसी जातक का जन्म, डेट ऑफ बर्थ है 12 फरवरी 1972 को, टाइम ऑफ बर्थ है 13:25 मतलब 1:25 PM पर, और प्लेस ऑफ बर्थ है गोरखपुर, यूपी, इंडिया। तो उस समय की कुंडली मित्रों बनेगी, मिथुन लग्न की कुंडली बनेगी। आप देख लीजिए 3-4 लग्न कुंडली में राशियां सीरियल से रहती हैं, लेकिन जब कस्प कुंडली बनती है तो देखिए लग्न में भी 3 आ गया है, द्वितीय में भी 3 आ गया है, सप्तम में भी 9 आया है, अष्टम में भी 9 आया है, द्वादश से 2 गायब हो गया है, 8 गायब हो गई है। इस तरह से आप देखोगे तो कस्प कुंडली में राशियां गायब भी हो जाती है। लेकिन मेनली फलादेश हम कस्प कुंडली से करते हैं, क्योंकि इसमें हम भावेश को महत्व देते हैं, राशिश को महत्व भी दिया जाता है, लेकिन वो लग्न कुंडली से काम चलाऊ देखा जाता है। इस नाते हमने आज की इस वीडियो में एक तो हमने रखा है हर ग्रह किन भावों का सिग्निफिकेट है, और ग्रह स्पष्ट भी दे दिया है, ताकि जगह जगह पर अगर नक्षत्र इत्यादि की जानकारी लेनी हो, भ्रम हो तो दूर हो जाए। मित्रों, जो सिग्निफिकेटर शब्द इसमें आया है उसी को हम कार्जेश कहते हैं। सिग्निफिकेटर का हिंदी होता है प्रतिनिधि, और सरल भाषा में सुगमता के लिए कार्जेश कहा जाता है। कार्जेश 2 शब्दों से हिंदी के बना है, कार्य धन की। कार्य का मतलब वर्क होता है,
और इसका मतलब होता है लॉर्ड, वर्क लॉर्ड। जैसे स्टार लॉर्ड है, साइन लॉर्ड है, उसी तरह से वर्क लॉर्ड मतलब जिसको विभिन्न कार्यों का दायित्व होता है, वो किन किन भावों का कार्य करता है। एक ही व्यक्ति अनेक दायित्व निभाता है, एक विभाग के साथ कई विभाग देखता है, खेती का भी काम देखता है, व्यापार का भी काम देखता है, बच्चों को लाने ले आने भी काम देखता है, राजनीति भी देखता है, अन्य जिम्मेदारियां, तमाम प्रकार की जिम्मेदारियां हैं, इसको एक व्यक्ति निभाता है। और जो जिम्मेदारियां, जो दायित्व उसको सौंपा गया है, वो उसके कार्य में आते हैं। उन चीजों का, उन जिम्मेदारियों का जो कार्य करता है, उसको कार्जेश करता है। उसी को हम अंग्रेजी में सिग्निफिकेटर कहते हैं। अब कार्जेश का मतलब वर्क लॉर्ड, कार्य करने का मालिक। अब तक प्रचलित ज्योतिष जो है, जहां की बात हम करते हैं, लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। परंपरागत ज्योतिष हम उसको कहते हैं, उसको हम सीधे वैदिक और पराशरी स्नाते नहीं कहते हैं कि वैदिक पराशरी में भी जिन चीजों की संकल्पना की गई थी, हमारे ऋषि पंडित ऋषियों ने जिन चीजों को दिया था, उसको भी हम छोड़ के अलग हो गए हैं, स्थूलता की तरफ बढ़ गए हैं और बीच में आ गए हैं मिलावट वाले युग। तो केपी कृष्णमूर्ति जी हुए जो इनमें बहुत ही संशोधन किए, परिवर्धन किए, शुद्धिकरण किए और आरओ की जल की तरह इसको पवित्र कर। तो आते हैं इसी बिंदु पर मित्रों, जैसे मान लीजिए लग्न कुंडली है, आप देख रहे हो मिथुन लग्न की कुंडली है जिसमें 12 भाव में 12 राशियां हैं। जैसे मान लीजिए लग्न का मालिक कौन है, लग्नेश कहा जाता है। द्वितीय का मालिक कहा जाता है धनेश या द्वितीयेश। तृतीय का मालिक तृतीयेश कहा जाता है, पराक्रमेश कहा जाता है। चतुर्थ का मालिक चतुर्थेश या सुखेश। मतलब जिस भाव में ग्रह की राशि है, उसी के कार्य अभी तक हमारे समझ में आता है। जैसे बहुत से मित्रों को एक भ्रम होता है कि 2-7 का रत्न हम जब बता देते हैं तो कहते हैं अरे तो मारक होते हैं, क्योंकि अभी तक ये प्रचलित है दूसरे और 7वें भाव का मालिक मारक होता है। लेकिन मित्रों, हम कार्जेश की बात करते हैं। हम जब रत्नों की समीक्षा करते हैं, रत्न रिकमेंड करते हैं, तो उसमें हम सिग्निफिकेटर के आधार पर करते हैं, कार्य के आधार। क्योंकि द्वितीय स्थान मात्र मारक ही नहीं होता, वो धन भी देता है, वृद्धि भी देता है, कुटुंब भी देता है। बिना धन के, कुटुंब के, वृद्धि के जीवन में कोई काम नहीं होने वाला है। सप्तम स्थान केवल मृत्यु ही नहीं देता, मारक ही नहीं होता, पत्नी सुख भी देता है, व्यापारिक कार्य भी कराता है, तमाम कार्य होते हैं। तो इन चीजों को देख करके हम रिकमेंड करते हैं। फिर भी लोगों को भ्रम इसलिए रहता है कि उनके दिल कॉन्सेप्ट में, अवधारणा में यही चीजें हैं कि वो मारक होता है। इसी तरह से मित्रों, इस भ्रम को हमको तोड़ना पड़ेगा। अब तक जो परंपरा रही है लग्न कुंडली के आधार पर रही है। लग्न कुंडली में जो राशियां जिस भाव में आई हैं, उन राशियों का, उन भावों का कार्य ही हमको लगता है। जैसे मीन राशि दशम में है, तो मीन राशि दशम में है और बृहस्पति जो की धनु राशि सप्तम में है। तो ये लगता था कि 7वें और 10वें का भावेश है, यदि 7वें और 10वें भाव का कार्य बृहस्पति करे, अर्थात शादी विवाह करा देगा, 10वें भाव से जो रोजी रोजगार राज्य पहुंच। लेकिन मित्रों, ये केपी सिस्टम में विस्तार हो गया है, विकेंद्रीकरण हो गया है, और हम राशियों के तक ही सीमित न रह करके नक्षत्र, उपनक्षत्र और उप नक्षत्र तक सर्जरी कर दिए हैं, पोस्टमार्टम कर दिए हैं राशियों का। इस नाते और ही सूक्ष्म हो गई है ज्योतिष, और दायित्व के आधार पर जो फलादेश हम करते हैं बहुत ही सटीक पड़ता है। फलादेश जो हम करते हैं उससे बहुत प्रभावित हैं लोग। आप भी करते हैं, आप भी प्रभावित करते हैं। आप सभी लोग, इतने दिनों से मैं वीडियो दे रहा हूं, अधिकतम लोग संतुष्ट और सहमत हैं और सब इस विधा से पारंगत हो रहे हैं, विधा में पारंगत हो रहे हैं। तो मित्रों, हम चाहते हैं कि कस्म कुंडली, लग्न कुंडली
तो आप देखें ही, लेकिन कार्जेश ग्रह की सही अवधारणा क्या है? अब तक हम देखिए ये केपी प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर देते थे, कस्पल देते थे, बहुत प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर में हम सबलाड जोड़ देते, लेकिन बहुत से मित्रों को भ्रम रहता था कि ये सबलाड वाला भाव लेंगे। देखिए मेनली हम देखते हैं कि ग्रह जिस भाव में है, यहां से कस्प को, वो भाव का कार्जेश होता है, और जिस भाव में उसकी राशियां हैं उन भावों का कार्जेश होता है, सिग्निफिकेटर होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह होता है कि ग्रह जिस नक्षत्र में, उस नक्षत्र का स्वामी जिस भाव में बैठा है, वह भाव और वो नक्षत्र स्वामी की एक या दो राशि जो होती है, दोनों राशियां जहां बैठी हैं उन भावों का स्वामी होता है। मतलब इन भावों का सबका कार्जेश वह ग्रह हो जाता है। जैसे आप देख लीजिए, ये सूर्य है, एक दो ग्रहों का उदाहरण हम देंगे, आप सब समझ जाएंगे क्योंकि वीडियो लंबी है। सूर्य को आप देख लीजिए, सूर्य 9 और 4 भाव का कार्जेश हमने लिखा है। देखिए कस्प कुंडली से ही हम देखते हैं, क्योंकि लग्न कुंडली और कस्प कुंडली में अंतर हो जाता है। कस्प कुंडली को ही भाव कुंडली कहते हैं, और भाव कुंडली से ही कार्जेश तय किया जाता है। तो मेन फोकस हमारा उस पर है, कहीं नक्षत्र स्पष्ट वगैरह देखना है, दृष्टि देखना है, तो उस पर भी हम आते हैं। स्थूल रूप से आप देखेंगे, हमने ये भी बता दिया, ये भी दिमाग में रखिए कि ग्रहों की दृष्टि जहां होती है वहां उनके भी वो कार्जेश होते हैं, लेकिन यहाँ पुनरावृत्ति उसकी उचित नहीं है। जहां जरूरी होगा फलादेश में आप कर लीजिए। दूसरा चीज हमने ये बताया है कि राहु केतु का निर्णय लेते ही उनको केवल यह न देखिए को किस नक्षत्र में है, यह भी देखिए कि उन पर किस ग्रह की दृष्टि है। दृष्टि भी जो है अंशात्मक साम्यता हो, समानता हो। किस ग्रह की ज्युति है, ज्युति भी अंशात्मक समानता हो। किस ग्रह के नक्षत्र में है और किस राशि में है। ऐसे ग्रहों के कार्जेश भावों को या सिग्निफिकेटर्स को भी आप जोड़ लीजिए, तब राहु केतु की पूर्ति होती है। यहाँ उदाहरण के लिए हम केवल ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मेनली ग्रह और वो नक्षत्र के माध्यम से जो भाव मिले हैं, उन्हीं भावों का दायित्व उस पर है, उन भावों का वो कार्जेश है। बकिया जो अभी हमने बताया इसके पूर्व, उसको भी ध्यान में रखिए। अब जैसे सूर्य है, सूर्य देखिए 9वें भाव में बैठा है। यहाँ देख लीजिए सूर्य 9वें भाव में है। यहाँ देखिए अष्टम में था, लेकिन यहाँ 9वें भाव में आ गया। तो कस्प कुंडली से ही हम देखते हैं, तो सूर्य 9वें भाव में है, तो 9वें का कार्जेश हुआ। सूर्य की सिंह राशि देखिए चतुर्थ भाव में आई है, तो सूर्य 4 का कार्जेश हुआ। अब सूर्य का स्पष्ट देखिए मकर राशि में 29 अंश 20 कला 9 विकला पर है, अर्थात धनिष्ठा नक्षत्र में है। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र होता है, इसलिए मंगल का नक्षत्र सूर्य का हुआ। तो मंगल के नाते कौन भाव मिला है? मंगल देखिए यहाँ 11वें भाव में है, इस नाते 11वां भाव नक्षत्र के माध्यम से मिल गया। और मंगल की मेष राशि 12वें भाव में है, देखिए 11वां और 12वां मिल गया। लेकिन एक राशि मंगल की ओर होती है वृश्चिक। आप देख लीजिए लग्न कुंडली में तो वृश्चिक है, लेकिन कस्प कुंडली में वृश्चिक गायब है, इस नाते 2 ही भाव मिला, 11वां और 12वां। अब आप मेरी बात को समझ गए। ये सूर्य जो है केवल 9-4 का स्वामी और उसकी राशि होने के नाते नहीं, बल्कि 11वें और 12वें भाव का भी कार्य करेगा, इसका भी कार्जेश होगा। अर्थात 4 भावों की जिम्मेदारी 9, 4, 11 और 12 की भी जिम्मेदारी सूर्य निभाएगा। और सूर्य की दृष्टि जहां होगी और मंगल की दृष्टि जहां होगी, उन भावों की भी जिम्मेदारी निभाएगा। इस तरह से जो अब तक भ्रांति होती थी कि सूर्य केवल 4थे भाव की और जहां बैठा है 9वें भाव की ही जिम्मेदारी निभाए, इसके अलावा भी 11-12 बढ़ गया, इसके अलावा भी जहां दृष्टि है वो भाव बढ़ गए। इस तरह से कार्जेश में और भावेश में, राशि में बड़ा अंतर है। कार्जेश का मतलब जो जिम्मेदारी हमको मिली, भावेश राशि का मतलब मकान हमारा, हम इसके मालिक तो हैं, लेकिन अन्य जिम्मेदारियां जो हमारे पास नौकरी संबंधी, रोजगार संबंधी, समाज संबंधी, राजनीति संबंधी, ये भी जिम्मेदारियां जो हमारे ऊपर हैं, उनके हम कार्जेश हैं। तो कार्जेश का
क्षेत्र विस्तृत है, बृहद है, और नक्षत्र के माध्यम से हमको देखना है। अब देख लीजिए, इसी तरह से चंद्रमा है। चंद्रमा स्वयं तो 7वें भाव में बैठा है, आप वहां देखेंगे। तीसरे में उसकी राशि है, आप देख लीजिए। और 7-3 का कार्य हुआ शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र स्वयं 10वें में बैठा है और 6वें में उसकी राशि है। अब देख लीजिए, वहीं वृष राशि गायब हो गई है, नहीं तो एक भाव और मिलता। आप और भी देख लीजिए, बुध को आप देख लीजिए। बुध जो है 9-1-2-5 का कार्य है, अर्थात बुध 9 में बैठा हुआ है। देख लीजिए, 9 में है, 1 में उसकी राशि है, 2 में भी देखिए उसकी राशि आ गया। इस नाते 1-2 का भी हो गया, 9 का हो गया, और 5वें में भी कन्या राशि उसकी है। ये नाते कई भावों का कार्य हुआ स्वयं के नाते। देखिए, लग्न में भी मिथुन राशि है, द्वितीय में भी है, पंचम में कन्या आ गई है, 9 में बैठा हुआ। इस तरह से बुध स्वयं 4 भावों का कार्य हुआ, मंगल के नक्षत्र में होने के नाते 11 और 12। इस तरह से 4-2-6 भावों का कार्य हुआ। इन भावों से जो जो भी कार्य देखे जाते हैं, आपको विस्तार से कई वीडियो हमने बताया है। अन्य पुस्तकों का अध्ययन करिए, अपना अभ्यास करिए, अपनी जानकारी को बढ़ाइए, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हर ग्रहों पर अगर हम चर्चा करें बारी बारी तो 1 घंटे 1.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा। इस नाते हमें आशा है कि कार्जेश को आप अच्छी तरह से समझ गए। हमारे कार्य का मालिक और कार्जेश का क्षेत्र विस्तृत होता है, दायित्व विस्तृत होता है। जिस भी व्यक्ति पर जितना लंबा दायित्व है, जिन जिन चीजों का, जिन जिन कार्यों का दायित्व है, उसको कार्जेश कहा जाता है। उसी को सिग्निफिकेटर कहा जाता है। केपी सिस्टम के अलावा पूर्व के ज्योतिष में, मतलब प्रचलित ज्योतिष में, परंपरागत ज्योतिष में इन बातों का कोई चर्चा नहीं है। इस नाते फलादेश सही नहीं मिलता है। मित्रों, जो लोगों का रुझान है ये कृष्ण मूर्ति पद्धति पर ज्यादा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ये तर्क संगत है, विज्ञान संगत है और फल संगत है। इस नाते तो मित्रों, वीडियो लंबा हो रहा है। आपसे यही कहेंगे कि आप तो हमने कार्जेश पर चर्चा किया है, और आगे हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि मित्रों का भ्रम अब भी है कि ये उपनक्षत्र स्वामी की असली भूमिका क्या है। तो मित्रों, उस पर हम अगला वीडियो देने जा रहे हैं, क्योंकि अब तक हम कंबाइंड करके लंबा लंबा वीडियो बना के एक में समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन फुटकर हर भ्रम को आपके दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जो जो हम आपके कमेंट आ रहे हैं, त्यों तो हमारे भी समझ में आ रहा है कि मित्रों की ग्रंथियों को हम सुलझावें, भ्रांतियों को सुलझावें, जिज्ञासाओं का समाधान करें। इस नाते मित्रों, बड़े धैर्य से वीडियो को बहुत गंभीरता से देखिए, पूरी वीडियो देखिए और बार बार देखिए, तो निश्चित ही आपके समझ में आएगा। वीडियो देखने से ज्यादा जरूरी है मेरा आवाज सुनिए, इसकी ऑडियो जरूर बना लीजिए, बार बार सुनिए, आप समझ जाएंगे। हाँ, ये बहुत चक्कर में न पड़िए कि अच्छा छोटे हैं बड़े हैं दिखाई नहीं देते। जो हमारे संसाधन है मित्रों बहुत सीमित, हम एंड्रॉयड से बनाते हैं। मेरा मतलब केवल व्यूअर और सब्सक्राइबर बढ़ाना नहीं है, मेरा मतलब है कि आपकी जागरूकता बढ़ाना। और जो जागरूक मित्र हैं, जो ज्योतिष के प्रति रुचि रखते हैं, निश्चित है मेरे वीडियो को बहुत ही प्रमोट कर रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मुझसे बराबर कुंडली भी लोग दिखवा रहे हैं, संतुष्ट हैं। यही मेरा सबसे बड़ा सुख है मित्रों। इसी नाते रिटायरमेंट के 4 साल बाद, मतलब 66 वर्ष की अवस्था में भी मेरा उत्साह बना हुआ है और पूरी स्वास्थ्य के साथ स्वस्थ हूँ और पूरी ऊर्जा के साथ आपका हमेशा सहयोग करने के लिए और ज्योतिष के क्षेत्र में आपको पारंगत और अग्रणी बनाने के लिए यथाशक्ति जो है अग्रसर हूं। इसी तरह से मेरा उत्साह वर्धन करते रहें। आपको पुनः धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।